नमस्कार विद्यार्थियों। एमए फाइनल का पेपर 8 जिसमें विद्यार्थियों हम कर रहे थे असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन के इससे पहले 6 व्याख्यान हो चुके हैं और आज हम 7वें व्याख्यान में इस विषय पर चर्चा करेंगे। यदि विगत व्याख्यान की बात करूं तो विद्यार्थियों, विगत व्याख्यान में हमने चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन का स्थगित होना ये हमने किया था। गांधी जी की गिरफ्तारी 22 मार्च 1923 को गांधी जी पर मुकदमा, गांधी जी द्वारा अपना जो भी उन पर आरोप लगाए अंग्रेज़ों के द्वारा, गांधी जी द्वारा अपने पर जो आरोप लगाए उनको उन्होंने स्वीकार किया और फिर अदालत में एक लिखित बयान पढ़ा। उस लिखित बयान में हम बात कर रहे थे कि महात्मा गांधी ने उस लिखित बयान में कहा कि किस प्रकार से उन्होंने मानवता की सेवा की और समय समय पर अंग्रेज़ों को सहयोग भी दिया। और उन सेवाओं के बदले गांधी जी ने स्टेटमेंट में कहा कि दक्षिण अफ्रीका में मैंने जो किया उसके लिए लॉर्ड हार्डिंग्स ने मुझे कैसर ए हिंद का पदक दिया। इसके अतिरिक्त प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्होंने भारत से सिपाहियों की भर्ती के विषय में जो अंग्रेज़ों को सहयोग किया उनके बारे में भी उन्होंने बयान दिया। उसी बयान की श्रृंखला में विद्यार्थियों हम आज का व्याख्यान आगे बढ़ा रहे हैं। गांधी जी ने अदालत में जो बयान दिया उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। गांधी जी के बयान को गांधी जी कहते हैं अदालत में कि मैंने अंग्रेज़ों का सहयोग दिया और इन सारे सेवा कार्यों में मेरा एकमात्र यही विश्वास रहा कि इस प्रकार मैं साम्राज्य में अपने देशवासियों के लिए बराबरी का दर्जा हासिल कर सकूंगा। वे कहते हैं पहला धक्का मुझे रोलेट एक्ट से लगा। यह कानून जनता की वास्तविक स्वतंत्रता का अपहरण करने के लिए बनाया गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस कानून के खिलाफ मुझे जोर का आंदोलन करना चाहिए। इसके बाद पंजाब के भीषण कांड का नंबर आया। इसका प्रारंभ अमृतसर के जलियांवाला बाग के कत्ले आम से और अंत में पेट के बल रेंगने, खुलेआम बेंत लगाने, चाबुक से पीटने और दूसरे जो अपमानजनक कार्य हुए उनसे मुझे आघात लगा। ये गांधी जी ने कहा। मुझे यह भी पता लग गया कि प्रधानमंत्री ने भारत के मुसलमानों को जो आश्वासन दिया कि तुर्की और इस्लाम के तीर्थ स्थानों की पवित्रता बदस्तूर रखी जाएगी, यह भी कोरा आश्वासन ही है। गांधी जी ने ऐसा कहा। आगे गांधी जी कहते हैं कि वैसे 1919 की जो अमृतसर कांग्रेस जो थी उसमें अनेक मित्रों ने मुझे सावधान किया कि मेरी नीति की सार्थकता में संदेह है। फिर भी मैं इस विश्वास पर अड़ा रहा कि भारतीय मुसलमानों के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने वायदा किया है उसका पालन किया जाएगा। पंजाब के जख्मों को भरा जाएगा और नाकाफ़ी और असंतोषजनक होने पर भी
सुधार भारत के जीवन में एक नई आशा को जन्म देंगे। परिणाम स्वरूप मैं सहयोग और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को सफल बनाने की बात पर अड़ा रहा, पर मेरी सारी आशाएं धूल में मिल गई। खिलाफत संबंधी वचन पूरा किया जाने वाला नहीं था। पंजाब संबंधी अपराध पर लीपापोती कर दी गई थी। इधर अधपेट भूखे रहने वाले भारतवासी धीरे धीरे निर्जीव होते जा रहे हैं। वे यह नहीं समझते कि उन्हें थोड़ा सा सुख ऐश्वर्य मिल जाता है, वह विदेशी शोषक की दलाली के कारण है, और सारा नफा और सारी दलाली जनता के खून से निकाली जाती है। वे यह नहीं समझते कि ब्रिटिश सरकार में जो सरकार कानूनन कायम है, वे, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ विद्यार्थियों, वे यह नहीं समझते कि ब्रिटिश भारत में जो सरकार कानून कायम है वह इसी जनता के धन शोषण के लिए चलाई जाती है। चाहे जितने सच्चे झूठे तर्क से काम लिया जाए, हिंदुस्तान के साथ चाहे जैसी चालाकी की जाए, असंख्य गांवों में जो नरकंकाल दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी प्रत्यक्ष गवाही को किसी तरह नहीं झुठलाया जा सकता है। यदि हमारा कोई ईश्वर है तो मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि इतिहास में जो यह अपने ढंग का निराला अपराध किया जा रहा है, उसकी जवाबदेही इंग्लैंड की जनता और हिंदुस्तान के नगरवासियों को करनी होगी। इस देश में कानून का उपयोग विदेशी धन शोषकों की सुविधा के लिए किया जा रहा है। पंजाब में फौजी कानून के संबंध में जो निष्पक्ष जांच की है, उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि 100 के पीछे 95 मामलों में सज़ा के फैसले बिल्कुल खराब रहे हैं। हिंदुस्तान के राजनीतिक मुकदमों का तजुर्बा मुझे बताता है कि 10 हिंदुस्तान के राजनीतिक मुकदमों का तजुर्बा मुझे बताता है कि 10 के पीछे 9 दंडित आदमी 16 आने निर्दोष थे। इन आदमियों का केवल इतना ही अपराध था कि वे अपने देश से प्रेम करते हैं। इन आदमियों में 100 के पीछे 99 मामलों में देखा गया है कि हिंदुस्तान की अदालतों में हिंदुस्तानी को यूरोपियन के मुकाबले में न्याय नहीं मिलता है। मैं अतिशयोक्ति से काम नहीं ले रहा हूँ। जिस भारतवासी को इस तरह के मामलों से काम पड़ा है, उसका यही अनुभव है। गांधी जी आगे अदालत में अपने बयान को जारी रखते हुए कहते हैं, विद्यार्थियों, कि सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन अंग्रेज़ों और उनके हिंदुस्तानी सहयोगियों के जिम्मे इस देश का शासन भार है, वे खुद यह नहीं जानते हैं कि मैंने जिस अपराध का वर्णन किया है उसमें उनका हाथ है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बहुत से अंग्रेज़ और हिंदुस्तानी अधिकारी हृदय से इस बात में विश्वास रखते हैं कि वे जिन शासन व्यवस्थाओं में से हैं और हिंदुस्तान धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से उन्नति कर रहा है, वे यह नहीं जानते हैं कि कैसे सूक्ष्म परंतु कारगर ढंग से आतंक का सिक्का बैठाया गया है और किस तरह एक और शक्ति का संगठित प्रदर्शन करके दूसरी ओर आत्मरक्षा या बदले में प्रहार करने की तमाम शक्तियां छीनकर लोगों को निःशत्रु और
पौरुषहीन बना दिया गया है। जिस धारा के अंतर्गत मुझ पर मुकदमा चलाया गया है वह नागरिकों की आज़ादी का अपहरण करने का ताज़ीरात हिंद की धाराओं में सिरताज है। प्रेम न तो उत्पन्न किया जा सकता है न कानून कायदे से मातहत रह सकता है। यदि किसी आदमी के हृदय में किसी दूसरे आदमी के प्रति प्रेम के भाव न हो तो जब तक वह हिंसापूर्ण कार्य या विचार या प्रेरणा न करे तब तक उसे आपके अप्रीति के भाव प्रकट करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। पर श्रीयुक्त बैंकर पर और मुझ पर जिस धारा का प्रयोग किया गया है उसके अनुसार अप्रीति फैलाना अपराध है। इस धारा के अंतर्गत चलाए गए कुछ मामलों का मैंने अध्ययन किया है और मैं जानता हूँ कि इस धारा के अनुसार देश के कई परम प्रिय देशभक्तों को सज़ा दी गई है। इसलिए मुझ पर जो इस धारा के अनुसार मामला चलाया गया है मैं उसे अपना सौभाग्य समझता हूँ। मैंने संक्षेप में अपनी अप्रीति के कारणों का दिग्दर्शन करा दिया है। किसी शासक के प्रति मुझ में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं है और स्वयं सम्राट के व्यक्तित्व के प्रति मुझ में अप्रीति का भाव बिल्कुल है ही नहीं। परंतु जिस शासन व्यवस्था ने इस देश को अन्य सारी शासन व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचाई है उसके प्रति अप्रीति के भाव रखना मैं सद्गुण समझता हूँ। उसके प्रति अप्रीति के भाव रखना मैं सद्गुण समझता हूँ। अंग्रेज़ों की अमलदारी में हिंदुस्तान का पुरुषत्व का अन्य अमलदारियों की अपेक्षा अधिक भाव हो गया है। जब मेरी ऐसी धारणा है कि तब इस शासन व्यवस्था के प्रति प्रेम के भाव रखना मैं पाप समझता हूँ और इसलिए मैंने अपने लेखों में जो मेरे खिलाफ प्रमाण के तौर पर पेश किए गए हैं जो कुछ लिखा है उसे पाना अपना परम सौभाग्य समझता हूँ। गांधी जी आगे कहते हैं, वास्तव में मेरा विश्वास तो यह है कि इंग्लैंड और भारत जिस अप्राकृतिक रूप से रह रहे हैं मैंने असहयोग के द्वारा उससे उद्धार पाने का मार्ग बताकर दोनों की एक सेवा की है। मेरी विनम्र संपत्ति में जिस प्रकार अच्छाई से सहयोग करना कर्तव्य है उसी प्रकार बुराई से असहयोग करना भी कर्तव्य है। इससे पहले बुराई करने वाले को क्षति पहुंचाने के लिए असहयोग को हिंसात्मक ढंग से प्रकट किया जाता रहा है, पर मैं अपने देशवासियों को यह बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि जिस हिंसा को बुराई कायम रखती है, इसलिए बुराई की जड़ काटने के लिए यह आवश्यक है कि हिंसा से बिल्कुल अलग रहे। अहिंसा का मतलब यह है कि बुराई से असहयोग करने के लिए जो कुछ भी दंड मिले उसे स्वीकार कर लें। इसलिए मैं यहाँ उस कार्य के लिए जो कानून की निगाह में जानबूझकर किया गया अपराध है और मेरी निगाह में किसी नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा दंड चाहता हूँ और उसे सहर्ष ग्रहण करने को तैयार हूँ। आपके जज और अफसरों के सामने सिर्फ दो ही मार्ग हैं। यदि आप लोग हृदय से समझते हैं कि जिस कानून का प्रयोग करने के लिए आपसे कहा गया है वह बुरा है और मैं निर्दोष हूँ, तो आप अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दें और बुराई से अपना संबंध अलग कर लें। अथवा
यदि आपका विश्वास हो कि जिस कानून का प्रयोग करने में आप सहायता दे रहे हैं वह वास्तव में इस देश की जनता के मंगल के लिए है और मेरा आचरण लोगों के हित के लिए है, तो मुझे बड़े से बड़ा दंड दिया जाए। जज ने अपने फैसले में लोकमान्य तिलक का उदाहरण देते हुए, विद्यार्थियों, जब गांधी जी का अदालत में जब स्टेटमेंट समाप्त हो जाता है, जो उन्होंने लिखित अपना बयान पढ़ करके सुनाया, तब जज एक्शन में आता है और जज ने फैसले में लोकमान्य तिलक का दृष्टांत देते हुए गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा सुना दी। इसके उत्तर में गांधी ने कहा कि यह उनके लिए परम सौभाग्य की बात है कि उनका नाम लोकमान्य तिलक के साथ जोड़ा गया है। गांधी जी की सज़ा के बाद कांग्रेस महासमिति ने असहयोग, सविनय भंग और सत्याग्रह के सिद्धांत तथा व्यवहार का मूल्य फिर से निश्चित करने का प्रयत्न किया, किंतु गांधी की गिरफ्तारी के साथ ही असहयोग आंदोलन व्यवहार में समाप्त हो चुका था। देशबंधु दास तथा विट्ठल भाई पटेल जैसे चोटी के नेता ऐसा असहयोग चाहते थे जिसका प्रत्येक प्रवेश खास नौकरशाही के गढ़ में हो सके, ये ऐसा चाहते थे देशबंधु दास और विट्ठल भाई जो पटेल हैं, विद्यार्थियों, उनके संबंध में। तो इस प्रकार गांधी जी को जब अरेस्ट किया गया, गांधी जी को 22 मार्च 1923 को, और उनके खिलाफ मुकदमा चला। गांधी जी ने सब जो भी उन पर आरोप लगाए अंग्रेज़ अधिकारियों ने, उनको स्वीकार किया और फिर गांधी जी ने अपना लिखित में स्टेटमेंट पढ़ा कि किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेज़ों को शुरू से सहयोग किया, उनकी न्यायप्रियता में विश्वास किया और मानवता के लिए उन्होंने कार्य किया। और उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने यह भी रख दिया कि आपका जो शासन है वो न्यायपूर्ण शासन नहीं है। उन्होंने कह दिया कि मैं जो आपको न्यायप्रिय समझता था, मुझे आप लोगों में विश्वास था, रॉलेट एक्ट से मुझे धक्का लगा। और उसके बाद एक के बाद अनेक घटनाएं हुई, जो घटनाओं ने मुझे एक समीक्षा करने पर मजबूर किया और मैं अब इस बात पे विश्वास करने लगा हूँ कि आप लोगों का शासन न्यायपूर्ण नहीं है। आप इस शासन व्यवस्था में भारतीयों का शोषण है। आपकी शासन व्यवस्था में जब एक भारतीय और एक अंग्रेज़ आपकी अदालत में दोनों खड़े होते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग प्रकार के कानून हैं। भारतीयों को अदालतों में भी न्याय नहीं मिलता है। ये सारा बयान उन्होंने पढ़ा विद्यार्थियों, और फिर जज ने इस सारा बयान सुन कर के भी गांधी जी को 6 साल की सज़ा सुनाई। यहाँ पर भी गांधी जी की महानता देखिए। गांधी जी कहते हैं जज को कि आपने लोकमान्य तिलक का उदाहरण देख कर के मेरे को दंडित किया है। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरा नाम, मेरा जो फैसला है वो आपने मेरा लोकमान्य तिलक के साथ में एक इतने बड़े व्यक्ति के साथ में जोड़ा है। तो गांधी जी की सज़ा के बाद विद्यार्थियों फिर कांग्रेस के में और नई मीटिंग्स होती हैं और कुछ नए डिसीजंस आते हैं, वो अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।